हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेज। मैं गंगाधर सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने आरबीसी पे जाके बात को छोड़ी थी भाई। कहाँ पे जाकर के? आरबीसी पे जाकर के। तो यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए भाई बातों को। हेडिंग डालेंगे पहला आरबीसी। देखो, रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे भाई। तो रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रुधिर कणिकाएं, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी। 3 प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पीछे क्लास में बता चुका हूं मैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला, जिसका नाम है क्या? आरबीसी। अब आरबीसी का जो है अन्य नाम भी है यहाँ पर। तो आरबीसी को रेड यानी कि लाल, ब्लड मतलब रक्त, कार्पसल्स यानी कि कणिकाएं, यानी कि आरबीसी को लाल रक्त कणिका भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त के अणु होते हैं तो इसे रक्ताणु भी कहते हैं, रक्ताणु। और इसे जो साइंस की भाषा में जो नाम दिया गया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है ना भाई? तो ये चीज़ आप समझ आ गई होगी। चलो इसको आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लाल रक्त कणिकाओं को, यानी कि आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स, का मतलब CAR, कार, PUSCLES, रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है भाई? तो ये चीज़ आ गई होगी बात समझ में। अब यहाँ पर आरबीसी को आप हल्के में मत लेना भाई। आरबीसी आपके बहुत सारे पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब एक एक पॉइंट जो है उसको आपको ढंग से लिखना है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। क्या है पहला पॉइंट? आराम से। सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे क्या? आरबीसी का कार्य क्या है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आरबीसी का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का क्या करना है? वहन करना है। ठीक है ना भाई? तो आप लिख सकते हैं आरबीसी का कार्य। क्योंकि जब मैंने वो क्या पढ़ाया था आपको, ऑक्सीजन मतलब क्या कहते हैं उसको, श्वसन तंत्र पढ़ाया था, तब बता दिया था मैंने। आरबीसी कह दो, चाहे आप उसमें ब्लड कह दो, चाहे आरबीसी कह दो, चाहे हीमोग्लोबिन कह दो, बात एक ही है। उनका कार्य जो है वो क्या है कि शरीर कार्य ये है कि O2 का वहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक स्थान से, यानी कि फेफड़े से जगह जगह विभिन्न विभिन्न अंगों तक, ये कार्य हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे क्या कि इसके जो हैं ये मानव में, स्वस्थ मनुष्य में इनकी जो संख्या होती है वो संख्या भी पूछ ली जाती है। तो आप संख्या की अगर बात करें तो संख्या जो है वो लगभग कई जगह 50 लाख दे देते हैं, कई जगह 60 लाख दे देते हैं, 55 लाख दे देते हैं। तो 50 से 55 लाख इसमें लिख सकते हैं। 50 से 55, 50 या 55 लाख प्रति MM³ इसको समझिए भाई। प्रति MM³ का मतलब क्या होता है कि मिलियन, मतलब क्यूब का मतलब तो क्या होता है? घन। और का मतलब मिलीमीटर। तो देखो इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं क्या, इसका जो मतलब है MM³ का मतलब घन, भी कह सकते हैं इसको, मिलीमीटर। यानी कि कोई ऐसा बॉक्स है, ये ऐसा कोई घन है, गणित में आपने पढ़ा होगा,
और ऐसे बॉक्स में जिसकी ये भुजा जो है, ये वाली भुजा, ये कितनी है ए, और इस भुजा का जो मान है वो है मान लीजिए 1 mm। कितना है? 1 mm। ठीक है, तो 1 mm गणित में आप पढ़ लेना, देख लेना भाई, सर पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना भाई। तो 1 mm जो है वो इस घन की भुजा हो, तो इसके अंदर जितना ब्लड आता है उस ब्लड में जो आरबीसी की संख्या होती है वो 50 से 55 लाख होती है भाई, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कई बार परीक्षा में मजे लेने के लिए इस लाख को मिलियन में लिख देते हैं, तो मिलियन में चेंज करेंगे तो 10 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है भाई। ठीक है, 10 लाख जो है 1 मिलियन, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन जो है बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, अब ध्यान समझना भाई, तो इसमें इसको मिलियन में अगर चेंज करें तो 5 मिलियन से 10 का भाग देंगे तो 5.5 क्या लिख सकते हैं? मिलियन। मिलियन प्रति mm³। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, बातें मैं क्या कहने वाला था। ठीक है, ये आपके आरबीसी की क्या हो गई? संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आरबीसी का जो है निर्माण, ठीक है, तो इसका जो निर्माण की अगर बात करें तो वो 2 कंडीशन बढ़ती है निर्माण में। तो निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, बड़ा वयस्क, तो उसमें निर्माण जो है, जो आरबीसी का जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा पिछली क्लास में मैं दिखा चुका हूँ क्या होता है भाई। तो लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि इसको लाल अस्थि मज्जा वो अंग्रेजी में लिख सकते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, ठीक है ना भाई। तो इसका जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण भ्रूण में, माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो उसमें आरबीसी का निर्माण जो है भ्रूण में, वो मैं आपको बता चुका हूँ, लीवर में होता है, यकृत में। क्या होता है? लीवर में, या फिर लीवर में ना हो तो तिल्ली में भी हो सकता है, तिल्ली। तिल्ली, तिल्ली उसी को कहते हैं, किसको? प्लीहा को। तिल्ली किसको कहते हैं? प्लीहा को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ये सारे शब्द याद होने चाहिए भाई। स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन। तो भ्रूण में जो है वो आरबीसी का निर्माण या तो यकृत में होता है या फिर तिल्ली, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे भाई, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर अगर देखें बात को तो ध्यान समझना, आगे की अगर बात करें कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि आरबीसी का जो लाल रंग है, देखो आरबीसी का लाल रंग के कारण ही तो खून का रंग लाल होता है, और इसका जो कारण है वो हीमोग्लोबिन माना जाता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कितना, कौन सा होता है? बैंगनी। और इसके अंदर एक होता है फेरस, Fe+2, उसके कारण होता है मेन कारण, जिसे हिमेटिन कहते हैं, हिमेटिन। क्या कहता है? हिमेटिन। हिमेटिन वर्णक।
के कारण आरबीसी का जो है रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। और इसकी जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा मैंने बताई थी 15, और एवरेज बताई थी 15 ग्राम प्रति 100 ml एवरेज। वैसे पुरुषों में ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है भाई। और अगर आपको ढंग से ही इसमें देखना हो तो आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में अंदर की साइड ये आपका पाया जाता है Fe+2। ठीक है ना भाई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रक्त में अगर Fe+2, Fe प्लस प्लस 2 बार लिख दो या फिर +2 लिख दीजिए, बात एक ही है। तो इसको कहते हैं Fe+2 को फेरस। तो फेरस आयन के कारण तो रक्त का कलर जो है वो क्या हो जाता है, रेड। लेकिन Fe+3, और इसको बोलते हैं फेरिक। तो फेरिक आयन के कारण रक्त का कलर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू। तो रक्त का कलर ब्लू कैसे होगा, हम वो आपको बताएंगे आगे। ठीक है भाई। अब आगे की अगर बात करें, अगले पेज पे बात कर लेते हैं। अगला तिल चट्टा की अगर बात करें, तिल चट्टा, तिल चट्टा उसी को कहते हैं भाई, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी पहले श्वसन तंत्र में, कॉकरोच। कॉकरोच। तो कॉकरोच को ही तिल चट्टा कहते हैं भाई। ठीक है ना, अंग्रेजी बोलते हैं हम कॉकरोच, बाकी शुद्ध हिंदी तिल चट्टा होता है। ठीक है, जो कि ट्रैकिया से सांस लेता है, मैंने बताया था आपको भाई। तो तिल चट्टा के ब्लड में, खून में आरबीसी नहीं होता भाई। तो तिल चट्टा यानी कि तिल चट्टा यानी कॉकरोच के ब्लड में आरबीसी नहीं होता। इसी कारण इसी कारण इसका जो ब्लड होता है तिल चट्टा का, इसका जो ब्लड होता है, खून, वो सफेद रंग का होता है, वाइट। यानी कि जब कॉकरोच अगर आपको मिल जाए तो पहले खैर मारना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको मार करके देखेंगे, पैर रखना दबा के, तो उसमें से वाइट वाइट निकलेगा कॉकरोच। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे की अगर बात करें तो एक पॉइंट और लिखेंगे कि आरबीसी में, आरबीसी तो पढ़ रहे हैं भाई, तो मैं बता दूं आपको कि आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक, केंद्र का मतलब न्यूक्लियस। तो कोशिकांग जब पढ़ेंगे, कोशिका, तब पता चलेगा आपको केंद्रक किसे कहते हैं। तो आरबीसी में जो केंद्रक है वो नहीं होता, ध्यान रखना। तो 3 प्रकार की कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में तो केंद्रक होता है, ध्यान रखना, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। बट
भाई नॉर्मल पूछेगा आरबीसी में केंद्रक होता है तो नहीं होता, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ऐसा कौन से दो जानवर हैं ऐसे उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, बट तो यहाँ लिख देंगे दो। एक तो है ऊंट, ऊंट, और एक है कौन, ऊंट तथा लांबा। तो लामा क्या है, तो लामा मैं बता दूं आपको कि ये भी एक जानवर है जो कि आपके ठंडी प्रदेशों में पाया जाता है। तो हम आपको, अभी तो समय है नहीं, तो कभी अगली क्लास में आपको लामा दिखा देंगे कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंट व लांबा जो है, इन दोनों में, ऊंट तथा लांबा, ऊंट तथा लांबा की आरबीसी में केंद्रक होता है भाई, ठीक है भाई। ऊंट तथा लांबा की जो आरबीसी होती है उनमें क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऊंट में अगर बात करें केवल ऊंट की, तो ध्यान समझना, ऊंट में जो आरबीसी की आकृति होती है, अभी हम पढ़ेंगे, आपको चिंता मत करिए, आकृति के बारे में बताएंगे। तो जो आरबीसी की आकृति होती है ऊंट में, ऊंट में आकृति होती है किसकी, आरबीसी की, वो द्वि अवतल होती है, द्वि, द्वि उत्तल, अवतल नहीं, द्वि उत्तल होती है भाई। द्वि उत्तल का मतलब आपको मैंने फिजिक्स में पढ़ाया होगा शायद, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। लामा के बारे में एक पॉइंट आप लिख लेंगे कि जो ये लामा है, ये प्रजाति जो है, ये प्रजाति एंडीज पर्वत, वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्द ही शुरू करेंगे, उसमें शुरू करेंगे ये प्रजाति एंडीज पर्वत माला पर पाई जाती है भाई, ठीक है बेटा। तो जब मैं एंडीज पर्वतमाला पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा कि यहाँ कौन सा, मैंने बायोलॉजी में बताया था, कौन सा जंतु ऐसा जिसमें आरबीसी नहीं, आरबीसी में केंद्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात कीजिए, ध्यान से समझिए। अभी एक जंतु और है, एक जीव और है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसका नाम है मेंढक। तो मेंढक की आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है भाई, ध्यान रखना। तो मेंढक की आरबीसी में भी क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है भाई। आ गई बात समझ में। अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। अगर मैं यहाँ आकार और आकृति की अगर बात करूं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अगला पॉइंट, आकार की अगर बात करें, आकार, तो आकार में क्या करेंगे, ध्यान समझना भाई। कि आरबीसी का जो आकार होता है वो एक तरीके से डिस्क की तरह होता है। डिस्क का मतलब प्लेट की टाइप का, या इसको प्लेट नुमा कह सकते हैं, या प्लेट नुमा, मैंने आपको चित्र में भी बताया था पिछली क्लास में। नाश्ता लेके खा सकते हैं आप, ऐसी आकृति होती है भाई, ठीक है ना भाई। तो यानी कि इसका जो आकार है वो डिस्क या प्लेट नुमा होता है।
और द्विअवतल होता है, द्विअवतल, द्विअवतल। यानी कि आटे की आप गोल गोल आटा, जब आटा लगाते हैं तो आटे को गोल गोल छोटी सी ले लो, बच्चे लेते हैं छोटी छोटी गोली, तो आटे की छोटी सी गोली लेकर के गोल बना लो उसको गोल, और गोल लगा के उसको दोनों साइड से पकड़ के पिचका दो ऐसे, तो बीच में गड्ढा सा पड़ जाएगा, ऐसी आकृति है। यानी कि ये गोल गोल लिया ऐसे, और इसको पिचका दीजिए यहाँ बीच में से ऐसे, और ये पीछे से ऐसे, ऐसे। तो ये चीज है ये। तो द्विअवतल, तो द्विअवतल, अवतल है द्विअवतल, लेकिन द्विउत्तल ऊंट में पाई जाती है, मैंने ऊपर लिख दिया। तो द्विअवतल का मतलब आकृति ऐसे थोड़ी सी बीच में से धसी हुई ऐसे, इसको द्विअवतल कहेंगे भाई। यानी कि द्विअवतल का मतलब बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कॉनकेव और कॉनवेक्स मैंने आपको बताया था भाई, बाई कॉनकेव। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी ही करते हैं तभी तो हमारी चीज समझ में नहीं आती भाई। ठीक है भाई, अब हम अगर आगे की बात करें तो ध्यान समझना कि आकृति की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि ये द्विअवतल, डिस्क नुमा या प्लेट नुमा होती है भाई, ठीक है ना। लेकिन कई बार परीक्षा में ऐसे भी दे देते हैं, या तो डिस्क नुमा, प्लेट नुमा, या फिर कह देते हैं डंबल नुमा भी कह देते हैं, डंबल नुमा। तो ये भी आप लिख लीजिए भाई, क्या लिखेंगे, डंबलाकार। क्या है, डंबलाकार। कई जगह आरबीसी की लंबाई भी पूछ लिया जाती है, तो यहाँ पर लंबाई लिख सकते हैं। आरबीसी की लंबाई जो है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर हो सकती है भाई। अगर कोई आरबीसी लंबी हो तो उसकी आकृति जो है, लंबाई जो है, 7 माइक्रोमीटर के लगभग हो सकती है भाई। ठीक है, अब हम और आगे आरबीसी की अगर बात करें तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना कि आरबीसी की संख्या मैंने आपको बताई दी, लेकिन एक चीज यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण की क्रिया जो है, ये पूछ ली जाती है कई बार परीक्षा में, आरबीसी के निर्माण की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो आप लिख लीजिए। क्योंकि आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट, पीछे के पेज में लिखाया होगा मैंने शायद, इरेथ्रोसाइट देखो ऊपर ऊपर। तो आरबीसी के निर्माण को जो है इरिथ्रो, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इरिथ्रो, इरिथ्रो, और निर्माण के लिए पोइसिस शब्द और लगा देंगे, पोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, यानी आरबीसी का जो निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस।
या फिर दूसरा शब्द भी उपयोग में ले सकते हैं जिसका नाम है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। तो आरबीसी का निर्माण हीमोपोइसिस या इरिथ्रोपोइसिस दोनों, क्योंकि हीमो शब्द का मतलब ब्लड, ठीक है ना भाई। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आरबीसी की निर्माण यहाँ ये कहलाता है, मैंने आपको बता दिया, संख्या मैंने पहले बता दी थी आरबीसी की। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आरबीसी की जो संख्या है नॉर्मल जो व्यक्ति में पाई जाती है वो 50 से 55 लाख मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आरबीसी की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो मान लीजिए अगर मैं कह दूं आपसे कि आरबीसी की जो संख्या है वो 50 से 55 लाख के बीच होती है, तो उससे ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो आरबीसी के बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो वो बोला जाता है, क्योंकि बढ़ना का मतलब ज़्यादा होना, तो ज़्यादा के लिए पॉली शब्द यूज में लिया जाता है, पॉलीसेंथेमिया। पॉलीसेंथेमिया यानी कि आरबीसी की संख्या को बढ़ना क्या कहलाता है, पॉलीसेंथेमिया। पॉलीसेंथेमिया कहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आरबीसी की संख्या जो है वो 50 से लाख से भी कम हो जाए मान लीजिए, तो उसे कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। और एनीमिया के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, खून की कमी कहते हैं इसे, खून की कमी। अरक्तता, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर आरबीसी की जो संख्या वो बढ़ती नहीं है, घटती ही है ज़्यादातर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे शायद, एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं भाई, ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूं, तो अगले पेज पे ले लेते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट क्या लेते हैं, तो ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए कि आरबीसी जो है कई बार क्या होता है कि ऊंचाई पे जाने पर, यहां लिख ही लीजिए, कई बार ऊंचाई पर जाने पर, तो जब कभी हम जब पहाड़ी है मान लीजिए, या वायुयान में जब सफर करते हैं, तब मान लीजिए ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वायु दाब जो है कम हो जाता है। वायु दाब फिजिक्स में पढ़ेंगे, वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना भाई। वायु दाब कम हो जाता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर क्या क्या व्यवस्था ऐसी हैं जो हो जाती हैं व्यक्तियों के साथ। तो आप यहाँ पहला कंडीशन लिखेंगे कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की जो संख्या है, क्योंकि हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी की संख्या, क्योंकि दाब कम हो जाएगा, ठीक है, तो आरबीसी की संख्या जो होती है वो बढ़ जाएंगी भाई। आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है जब हम ऊंचाइयों में जाते हैं तब। सभी के साथ नहीं होता है ऐसा, लेकिन बात बताइए। तीसरे अगर मैं बात कहूँ, मान लीजिए आपके जेब में कोई पेन रखा है, तो उस पेन की स्याही निकल जाती है भाई, पेन की स्याही जो है वो निकल जाती है, ध्यान रखना, और आपकी शर्ट खराब हो सकती है भाई। तो कई बार आपने देखा होगा, कई पेन जो आप शर्ट में रखते हैं तो उनकी स्याही निकल जाती है,
तो वो कई बार ऐसी समस्या हो जाती है भाई, ठीक है। और हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है भाई। सांस लेने में थोड़ी क्या होती है, तकलीफ हो जाती है भाई। तो कभी किसी ने अगर एयर मतलब यानी कि वायुयान में सफ़र किया हो, तो वहाँ जब एयर होस्टेस आती है कि आगे 2 द्वार है पीछे 2 द्वार है, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं भाई, तो पूरी वो बताते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए, अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस करें तो हमको इन्फॉर्म करना, फलाना ढिकाना, सारी चीज़ बताते हैं वो। और 5वां पॉइंट आप और लिख सकते हैं क्या, कि मान लीजिए कि कोई फफूला है, फफूला, डू यू नो फफूला? फफूला कह दीजिए, चाहे आप गुब्बारा कह दीजिए, ठीक है। तो फफूला या गुब्बारे में, बैलून में वायु भरी हो, और वायु भरी हो और वो उस फफूले या गुब्बारे को अगर आप ऊपर ले जाएं, तो उसका जो आकार है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि वायु दाब कम हो जाएगा तो बाहर से प्रेशर कम लगेगा, तो वो अंदर से फैल जाएगा ना भाई, तो आकार बढ़ जाएगा कुल मिला के। तो ये ऊपर जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ये समस्याएं नॉर्मली हो जाती हैं भाई। तो इनका जो कारण वो क्या है, तो वो मेन कारण यही है कि वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऊपर जाने पर। तो ये फिजिक्स की चीजें थी। तो लेकिन हमारा पॉइंट तो आरबीसी का था, तो ये वाले पॉइंट के चक्कर में मैंने बाकी के पॉइंट भी लिखा दिए, ठीक है भाई। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। देखो अब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आरबीसी की संख्या मापने के लिए एक मीटर होता है, आरबीसी की संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए उस चीज को भी कि आरबीसी की जो संख्या है, तो संख्या मापने के लिए एक मीटर होता है, उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। देखो नाम हीमोसाइटोमीटर। तो हीमो शब्द से मतलब ब्लड से सीधा सीधा इफेक्ट, हीमो का मतलब ही ब्लड होता है भाई, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है भाई। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आगे की अगर बात करें तो ध्यान समझना, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। एक आपने देखा होगा क्या कि पीलिया रोग पढ़ा होगा आपने, पीलिया, या तो आगे पढ़ेंगे पीलिया रोग, रोग जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो पीलिया रोग जब होता है, तो पीलिया रोग में जो है वो आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या जो है वो नॉर्मली जो है वो घट जाती है भाई। तो आरबीसी की संख्या जो है पीलिया रोग में घट जाती है भाई। आगे के बाद समझ में आपके, ठीक है ना भाई। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ यानी कि ये समझ में आ गई होगी कि जो आरबीसी की संख्या मापने का जो यंत्र है, मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, वो होता है हीमोसाइटोमीटर, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे क्या, कि परीक्षा में एक प्रश्न आता है क्या, कि आरबीसी का निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी की जो डेथ है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, मतलब डेथ, ठीक है, डेथ कहाँ होती है आरबीसी की। तो आरबीसी का जो जीवन काल तो मैंने लिखा है नहीं, तो पहले जीवन काल लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या बुरा ये इसमें, यहाँ ये लगा करके, कि जो आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल वो 120 डेज फिक्स है भाई, ये 120 दिन होता है भाई, यानी कि लगभग 4 महीने के समथिंग आप कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई आरबीसी बन गई है, जी बिल्कुल सही है सबका, प्रियंका जी का। कहाँ पर सर, ये पर्वत पेन मतलब क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पर्वत में। वेरी गुड सुमन, ठीक है ना। अब देखो भाई,
तो मैं कमेंट पे ध्यान थोड़ा कम देता हूँ पढ़ाते वक्त, तो आप नाराज मत होया करो। जब भी मैं देखता हूँ कमेंट की ओर तो आपका आंसर मैं ज़रूर दे दूंगा भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए भाई, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। बाकी जो डब्ल्यूबीसी जो होता है उनका 3-4 दिन के समथिंग होता है मान लीजिए। और जो प्लेटलेट्स होता है उनका जो जीवन, आरबीसी का तो ये 120 हो गया, तो डब्ल्यूबीसी का 5-7 या बीच में कुछ एवरेज 5-6 दिन हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो है 5-6 दिन हो गया और आरबीसी का 120 दिन हो गया। और जो आपका जो आगे लास्ट में आप पढ़ेंगे क्या, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, कुछ एवरेज ये होता है भाई। एवरेज बताया मैंने, फिक्स नहीं बताया, ध्यान रखना, 10-11 दिन। अब ध्यान समझना भाई, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 3, एक बार अगर बन गई तो वो 4 महीने के लिए। फिर जब ये मरती है, मतलब जैसे ही इनके 120 दिन पूरा होते हैं तो आरबीसी की जो डेथ होती है, यानी कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ शायद, वैसे तो पहले जब मैंने स्प्लीन के बारे में कहा था तो यहाँ प्लीहा में। तो प्लीहा मैं बता दूं आपको कि जब पाचन तंत्र बताया था मैंने, थोड़ा सा जिक्र किया था थोड़ा सा, तो प्लीहा जो है आपका लेफ्ट साइड में पाया जाता है, थोड़ा सा राइट साइड में तो लीवर, फेफड़ों के जस्ट थोड़ा सा ये आस इधर की साइड। तो राइट साइड में तो लीवर, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ये जो है स्प्लीन पाया जाता है, प्लीहा। तो प्लीहा को ही क्या कहते हैं, प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं भाई, स्प्लीन। प्लीहा को ही क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो है वो जो है डेथ होती है किसकी, आरबीसी का। जब डेथ हो जाती है तो डेथ के लिए मैं ये कह दूं आपसे, इसी कारण इसे इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं भाई। आरबीसी की पूछ लिया जाता है भाई कई बार, कब्रगाह। तो आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा को। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। अब ये जो कब्रगाह कह दो, चाहे इसको कब्रगाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी कह देते हैं भाई, है ना। तो आप देख लेना कब्रगाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं आता, आप देख लेना भाई। बूचड़ खाना भी कह सकते हैं, बूचड़ खाना। तो आरबीसी का जो कब्रगाह कह दो, चाहे बूचड़ खाना कह दो, चाहे विघटन स्थल भी कह सकते हैं, विघटन स्थल भी कह सकते हैं। जी पे आता है कोई गार गियोगार्डी कुछ ऐसा आता है, कब्रगाह का मतलब क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना। कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, जी शब्द, जी से शब्द स्टार्ट होता है, जी से। याद आते ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। गार्डी, गार्ड यानी गार्डना, गार्डना कुछ ऐसे उसमें जब मैंने पढ़ा था तब पता था मुझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अभी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि आरबीसी का ये व्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन कई बार जो है मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना, कि जो आरबीसी की आकृति में परिवर्तन हो जाता है भाई, आरबीसी की आरबीसी की आकृति में आरबीसी की आकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है। मान लीजिए किसी आरबीसी की आकृति में परिवर्तन हो जाए, चेंजिंग आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है भाई। तो आरबीसी की आकृति में परिवर्तन कहलाता है पाई किलो, पाई किलो, पाई किलो साइटोसिस। तो आरबीसी की आकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है, पाई किलो साइटोसिस, पाई किलो साइटोसिस।
ठीक है ना भाई। आकृति निर्माण, आकृति में परिवर्तन कैसे होता है तो थोड़ा समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए आपकी वो डिस्क की जैसे थी ना भाई, आकृति थी कैसी, द्विडंबलाकार डिस्क जैसी, प्लेट नुमा, ऐसे ऐसे प्लेट नुमा थी। तो प्लेट नुमा ना होकर के वो थोड़ी सी ऐसे हो जाए, बाकी टेढ़ी, ऐसे मान लीजिए ये लो ऐसे ऐसे हो जाए मान लीजिए, तो आकृति में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना भाई। तो आकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है आपका? पाइकिलोसाइटोसिस। लेकिन परीक्षा में ये भी पूछा जाता है आकृति के साथ आपसे आरबीसी की, आरबीसी की या आरबीसी के आकार में परिवर्तन। तो आरबीसी के आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एनाइसो, एनाइसो कह सकते हैं, एनाइसो, एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है भाई। तो अभी दोनों में थोड़ा सा देखो, ये तो है पाइकिलोसाइटोसिस, आकृति में परिवर्तन, और आकार में जो परिवर्तन है वो एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है भाई। ये पूछ सकता है एग्जाम में। और ये कैसे होता है, मान लीजिए कि आपकी जो क्या नाम से, ये क्या है, आरबीसी जो है वो ऐसी है, तो आकृति में तो मैंने ऊपर बता दिया कि उसकी विकृति हो जाएगी, आकार ही चेंज हो जाएगा, लेकिन आकार में आकार तो वही रहेगा, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि ये व्यवस्था है, मान लीजिए, तो ये जो आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी मान लीजिए छोटी हो जाए, ऐसे छोटी सी, तो आकार में चेंज हो गया। और एक ये हो जाए, क्या पता बहुत ही बड़ी हो जाए, ये लो साहब, तो इसको कहते हैं आकार। तो आकार का मतलब साइज, तो मतलब चित्र तो वैसा छोटा बड़ा हो जाए कुल मिला के। ठीक है ना भाई। तो यहां से आप देखेंगे, तो यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई, अगर जो आरबीसी का जो सामान्य ये है, अगर मान लीजिए आरबीसी का जो साइज है वो छोटा हो जाए, तो वो जो छोटा क्यों होता है, तो ये लोह की कमी से, लोह तत्व की कमी से होता है भाई। लोह तत्व की कमी के कारण आरबीसी की साइज जो है, साइज का मतलब आकार जो है, साइज लिख सकते हैं, साइज, साइज यानी कि आकार जो है वो लोह तत्व की कमी से छोटा हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बड़ा क्यों होता है भाई, तो एक आपने सुना होगा फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, तो फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है भाई। और आपको बताओ फॉलिक एसिड कहाँ कहाँ होता है, बताओ फॉलिक एसिड का क्या नाम, फॉलिक एसिड किस किस विटामिन का वैज्ञानिक रासायनिक नाम है, बताइए। यानी फॉलिक एसिड जो है किस विटामिन के कारण प्राप्त होता था, आप मुझे बताना भाई, जो भी है, B9 जो भी, ठीक है भाई। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, सारी चीजें। ठीक है भाई। तो यहां से जो प्रश्न बनता है वो, मैंने अभी आरबीसी ही चल रहा है, देख लो आप। आगे की अगर बात करें नेक्स्ट पेज पे, तो आरबीसी में क्या करेंगे, ध्यान समझना कि कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है क्या, आरबीसी में क्या, कि जो आरबीसी, अगर मान लीजिए कि आरबीसी है, इस आरबीसी को निकाल करके शुद्ध जल में पटक दें, शुद्ध जल या आशुद्ध जल भी कह सकते हैं, तो शुद्ध जल में डालने पर आरबीसी को शुद्ध जल में डालने से ये फूल जाती है भाई, क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। और ये इतनी फूल जाती हैं कि फूल कर क्या हो जाती है, फट जाती है, फूल कर
फट जाती हैं। यानी आरबीसी जो है वो शुद्ध जल में अगर डाल दें तो वो फूल जाएंगी, और फूल करके क्या हो जाएंगी, फट जाती हैं भाई। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी बात। लेकिन यहां पर एक चीज और पढ़ने वाले हैं हम, क्या कि एक रोग होता है आरबीसी की वजह से, वो है आपका, मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो रोग, सिकिल सेल एनीमिया। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, सिकिल सेल एनीमिया। तो सिकिल सेल एनीमिया, ठीक है। अब इसको अगर हिंदी में लिखें तो हिंदी में इसको लिखा जाता है, सिकिल का मतलब दांत, दांत कोशिका, सेल का मतलब कोशिका, और एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, अरक्तता या रक्त अल्पता कह सकते हैं, अरक्तता। तो ये रोग जो है, इसके बारे में बता दूं कि ये जो रोग है, सिकिल सेल एनीमिया जो रोग है, ये एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक का मतलब अगर किसी के हो जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, बेटे के फिर उसके बेटे के, ऐसे भाई, ठीक है ना। आनुवांशिक रोग है। और इसको भाई यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी की जो आकृति है, आरबीसी की जो आकृति है या आकार जो है, वो दांतली जैसी हो जाती है, दांतली, दांतली जिसे हंसिया कह देते हैं, हंसिया। ठीक है। और ये पाया गया है कि जिन जिन जिस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में ये रोग है, जिस, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस रोग में जो आरबीसी का जो आकृति है, वो आकार जो है वो हंसियाकार हो जाता है या दांतली जैसी दंतियाकार हो जाता है, तभी तो इसे दांत कोशिका कहते हैं भाई। तो इस, यानी कि जिस व्यक्ति में ये रोग हो जाता है उसे कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता, कभी भी मलेरिया रोग जो है वो नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और रह गई है आपकी, वो क्या है, ध्यान समझना, परीक्षा में ये पूछा जाता है कई बार, क्या कि जो आपकी आरबीसी है, तो आरबीसी के बारे में ये पूछा जाता है परीक्षा में, क्या कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आरबीसी जो है किस जीव की, किस मतलब किस, ऐसा कौन सा जानवर है या कौन सा जीव है उसकी जो आरबीसी है वो स्मॉलेस्ट हो, यानी कि सबसे छोटी, आकार में सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट कह सकते हैं इसको। यानी कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है भाई, तो आपका आंसर रहेगा हिरण है, एक हिरण, लेकिन हिरण की एक प्रजाति है जिसका नाम है कस्तूरी हिरण या कस्तूरी मृग। लेकिन परीक्षा में कस्तूरी मृग दे दे, लेकिन इसका जो अंग्रेजी नाम है वो परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं मस्क, मस्क
कस्तूरी का मस्क डियर, कस्तूरी मृग जो होती है मस्क डियर, उसकी कोशिका, ये सॉरी कोशिका नहीं, आरबीसी की बात करें, वो आरबीसी जो है सबसे छोटी होती है भाई। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि कस्तूरी मृग जो है इसकी नाभि में कस्तूर पाया जाता है, कस्तूरी। तो नाभि में कस्तूरी पाया जाता है इसके, तो इसके कारण ये जो है बहुत जंगलों में बहुत तगड़ी खुशबू फैलती है, और ये खुशबू के चक्कर में ये हिरण जो है वो भागता फिरता है, और भागता फिरता रहता है। इसको पता नहीं खुशबू कहाँ से आ रही है, तो इसको पता नहीं कि मेरी ही नाभि में ये खुशबू है। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल चीज़ भी हो सकती है कि कई लोगों को जो है, कई बच्चे जो है उनको यही पता नहीं होता है वो कितने प्रतिभावान होते हैं, विलक्षण प्रतिभाशाली होते हैं। तो वो इसका उदाहरण है, खुद में ही कई जो है चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं दूसरे व्यक्ति में नहीं होती भाई। ठीक है ना। तो ये जो कस्तूरी मृग के बारे में मैं बता दूं कि ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ना इनको पश्चिमी घाट क्या है, ठीक है ना भाई। और मैं बता दूं कि जो ये कस्तूरी जो होती है ये मर्दाना ताकत के लिए अच्छी मानी जाती है भाई। आगे बात समझ में। अब मैं अगर बात करूं आपकी कि सबसे बड़ी जिसे आप कह सकते हैं क्या, लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो होती है, आपने नाम नहीं सुना होगा कभी भी, जिसका नाम है एम्फीयूमा। लेकिन अगर अब ध्यान से ना, सबसे बड़ी अगर स्तनधारी की बात करें, सबसे बड़ी, यहाँ लिख लीजिए, सबसे बड़ी अगर स्तनधारी की बात करें कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है भाई, तो स्तनधारियों की अगर बात आ जाए तो फिर वो आपका हाथी हो जाएगा, हाथी, हाथी मेरे साथी। ठीक है, तो सबसे बड़ी आरबीसी तो एम्फीयूमा में होती है, लेकिन अगर स्तनधारियों की बात आ जाए तो फिर आपका आंसर हाथी हो जाएगा भाई। अब एम्फीयूमा क्या है मामला, तो एम्फीयूमा की बात क्या है, देखो यहाँ एक प्रश्न और बनता है ज्योग्राफी का, वो और लिख लीजिए यहाँ पर क्या है कि कस्तूरी मृग है ना, तो कस्तूरी मृग जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, जो सबसे छोटी इसकी आरबीसी होती है। लेकिन एक नाम और सुना होगा आपने जिसका नाम है कश्मीरी मृग, कश्मीरी मृग, ज्योग्राफी में पढ़ना भाई, कश्मीरी मृग। तो कश्मीरी मृग जो है उसे हिंगुल कहते हैं भाई, हिंगुल। ये परीक्षा में पूछा गया है भाई कि कश्मीरी मृग को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा हिंगुल। हमारा उद्देश्य है चाहे वो किसी भी चीज का प्रश्न हो, हमारा आंसर सही होना चाहिए भाई। अब ध्यान समझना भाई क्या है कि ये जो एम्फीयूमा के बारे में मैंने सर्च किया, तो ये पाया कि जो एम्फीयूमा जो है जिसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, तो इसमें एक चीज क्या आई सामने कि ये जो है ये दो छोटे छोटे पैर वाला, ये एम्फीयूमा जो होता है ये दो छोटे छोटे दो छोटे छोटे पैर वाला एक जानवर है, जो कि दलदली में, दलदला जो क्षेत्र होता है, दलदली पानी में
रहने वाला है, ये ध्यान रखना। दलदले पानी क्षेत्र में पाया जाता है, और ये जो अगर आपको देखना ही अगर है तो अमेरिका जाइए, यूएसए। ठीक है, तो ये यूएसए में पाया जाता है भैया, हमारे यहाँ नहीं पाया जाता ये। अगर आपको इसकी तस्वीर अगर देखनी हो तो आप देख सकते हैं, ये रहा। लेकिन यहाँ देखे तो मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ कि ये एम्फीयूमा जो है, तो ये तो एक पैर ये रहा, एक पैर ये रहा, एक ये रहा, एक इधर की साइड होगा शायद, तो ये तो 4 हो गए, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है मामला। चलो कोई बात नहीं, इतनी डिटेल भी मतलब कुल मिला के ये एम्फीयूमा है कुल मिला के, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आरबीसी जो है वो खत्म होता है, ठीक है भाई। तो आरबीसी को मैंने लगभग खत्म कर दिया है, लगभग क्या पूरा। अगली क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है WBC, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है ना भाई। तो मैं जितना भी पढ़ाया है उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था आज का सेशन, ठीक है। तो आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, रक्ताणु इरिथ्रोसाइट जिसे कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य O2 का वहन करना होता है। संख्या जो होती है 50 से 55 लाख, जिसे मिलियन में चेंज करें तो 10 का भाग दे सकते हैं। निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूण की अगर बात करें तो लीवर या प्लीहा जिसे तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन, उसमें होता है। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण Fe+2 के कारण लाल होता है, और Fe+3 जिसे फेरिक कहते हैं उसके कारण ब्लू हो जाता है भाई। तो आगे की अगर बात करें, तिलचट्टा में श्वेत रंग का रक्त पाया जाता है क्योंकि आरबीसी नहीं होता उसमें। तो आरबीसी अनुपस्थित होता है भाई कुल मिला के तिलचट्टा में, आरबीसी होता ही नहीं है। और एक ये होता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो केंद्रक नहीं होता तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। तिलचट्टा में तो आरबीसी नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए उसका जो खून का रंग है वो व्हाइट होता है। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन 2-3 जीव ऐसे मैंने बताए, ऊंट, लामा और मेंढक, इनमें आरबीसी भी होती है लेकिन उसमें केंद्रक भी पाया जाता है। अब वैसे नॉर्मल आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। और लामा जो है आपके एंडीज पर्वत वाला अमेरिका क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। ऊंट में जो आकृति होती है वो द्विअवतल की होती है, वैसे जो आरबीसी नॉर्मल होती है वो द्विअवतल होती है, मतलब डंबलाकार, डिस्क यानी प्लेट नुमा, द्विअवतल। लंबाई जो है लगभग 7 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी का निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं भाई। तो ये भाई साहब ये शब्द थोड़े ध्यान रखना भाई, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इरिथ्रोपोइसिस, निर्माण तो इरिथ्रोपोइसिस, और आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो उसे पॉलीसेंथेमिया कहते हैं। पॉली शब्द का मतलब ही बढ़ना होता है, और आरबीसी का घटना मतलब एनीमिया। और फिर अगर शब्दों की अगर बात करें तो आरबीसी के आकृति में परिवर्तन होना पाइकिलोसाइटोसिस होता है, पाइकिलोसाइटोसिस, आकृति में परिवर्तन। और अगर आकार का मतलब साइज में परिवर्तन, एनासाइटोस का क्या है ये कर्म ठोक, एनाइसोसाइटोसिस। तो आकार में परिवर्तन एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है भाई। तो ये आप याद करने की कोशिश करना भाई। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है, वहाँ आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, खून बाहर आ जाता है, पैन की स्याही निकल जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गुब्बारा फूल जाता है। पीलिया रोग एक ऐसा रोग है जिसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आरबीसी की डेथ, निर्माण तो रेड बोन मैरो मैंने बता दिया था, लेकिन मृत्यु प्लीहा स्प्लीन जिसे तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली, लिल्ली लिखता हूं मैं बाहर करके, तिल्ली, जिसे आरबीसी की कब्रगाह, ठीक है, भूचड़ खाना, विघटन स्थल कहते हैं। आरबीसी की आकृति में परिवर्तन ये कहलाता ही है, और आकार में ये होता ही है। आगे की बात करें तो आरबीसी को शुद्ध जल में डाल दें तो फूलकर फट जाएगी। सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी की आकृति दांतली, यानी कि दांतली जिससे आप फसल वगैरह काटते हो, हंसिया जैसी हो जाती है। और ये रोग जिसमें होता है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता भी। क्यों? क्योंकि जब मलेरिया रोग पड़ेंगे उसमें बताएंगे आपको, चिंता मत करना। और एक फिर मैंने बताया कि आरबीसी जो है सबसे छोटी, जो स्मॉलेस्ट आरबीसी होती है, सबसे छोटी आरबीसी, वो कस्तूरी मृग में होती है, मस्क डियर जिसे कहते हैं, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, मर्दाना ताकत के लिए अच्छा होता है ये। लेकिन आगे जाकर के आप पढ़ेंगे तो कश्मीरी मृग जिसे हिंगुल कहते हैं, ये भी एक अलग चीज़ है जो मैंने फैक्ट बता दिया आपको अलग से।
लेकिन सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो आरबीसी है वो एमपीयूओ में पाया जाता है। लेकिन अगर स्तनधारी की बात करें तो हाथी इसका आंसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।